नमस्कार दोस्तों। आज हम मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा भारत 600 से 1000 ईसा पूर्व। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा है इस पे कमेंट करें आप, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो हम शुरुआत करते हैं। भारत जो 600 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में भारत किस प्रकार का था उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक के अंदर है, यहाँ पे बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल के अंदर हुआ था ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना, ये गंग वंश के काल में हुआ था। गंग वंश की अगर बात करें तो सबसे प्रचलित महामस्तकाभिषेक गोमतेश्वर बाहुबली का होता है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की भव्य एकाश्म मूर्ति स्थापित है। गंगवंशी शासक रचमल के प्रधानमंत्री चामुंड राय के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला महामस्तकाभिषेक 2030 ईस्वी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए ये की जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये बाहुबली जो बाहुबली है इसके लिए महामस्तकाभिषेक किया जाता है। हर 12 वर्ष के बाद में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था। तो ये था आदित्य प्रथम। चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लव अपराजित को परास्त कर कोदंड राम की उपाधि इसने धारण की थी। तो ध्यान रखना, आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। कोदंड राम की उपाधि इसने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम तथा ग्राम के अंदर इसने विभाजित किया था। तो ध्यान रखना, ये पल्लव वंश था। कौन सा था। पल्लव वंश था। पल्लव साम्राज्य को राष्ट्र या मंडल, विषय, कोटम या नगर तथा ग्राम के अंदर विभक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। तो ये ध्यान रखना, कन्हेरी विश्वविद्यालय राष्ट्रकूट राजवंश के समय बहुत प्रसिद्ध था। राष्ट्रकूट शासकों के समय वल्लभी, कन्हेरी के अलावा एक वल्लभी विश्वविद्यालय भी है, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने हैं। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने हैं यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, ये पल्लव शासक के शासन के अंतर्गत ये बने हैं। पल्लव नरेश जिसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम की मामल शैली, कौन सी शैली। मामल शैली में मामलपुरम या महाबलीपुरम के 7 समूहों में विभाजित 7 रथ मंदिर, गुहा मंदिर, सप्त पेगोडा कहलाते हैं। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एकाश्म मंदिर नहीं है यह हमें बताना है। 4 मंदिरों के नाम दिए गए हैं, कौन सा मंदिर एकाश्मक मंदिर नहीं है। तो ध्यान रखना, महाबलीपुरम का मंदिर
एकाश्म मंदिर नहीं है। बाकी सभी मंदिर, महाबलीपुरम का धर्मराज मंदिर, महाबलीपुरम का भीम मंदिर, भीमरथ, एलोरा का कैलाश मंदिर, ये सभी एकाश्मक है, जबकि महाबलीपुरम का जो तट है वो एकाश्म मंदिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता था, ये हमें बताना है। तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191 के अंदर, तो ये पृथ्वीराज चौहान इसके अंदर विजेता रहा था। चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, इसका शासनकाल 1177 से 1192 तक था। इसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तराइन के दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था? कौन कौन से 3 राजवंश थे जिनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चला था? तो ध्यान रखना, इसमें एक तो था पाल राजवंश, एक राष्ट्रकूट और तीसरा है गुर्जर प्रतिहार। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, इन 3 के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि लगभग 100 वर्ष तक चला था, उसमें अंततोगत्वा किसे सफलता प्राप्त हुई थी? ये जो युद्ध चला था 100 वर्ष तक चला था, इसमें विजेता कौन रहा था? तो ध्यान, इसमें विजेता प्रतिहार थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज बन गया था। कन्नौज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। 8वीं शताब्दी के मध्य में भारत के 3 कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ था। दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल वंश और उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए इन तीनों महाशक्तियों के मध्य हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत बिहार नरेश वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करके की थी और अंततः प्रतिहार इसमें सफल हुए थे। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज के शासक चक्रयुध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया एवं 100 वर्ष से चले आ रहे इस संघर्ष को विराम दिया। यह संघर्ष लगभग 100 वर्ष तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं के द्वारा निर्मित किए गए हैं? खजुराहो के जो मंदिर है ये किस राजवंश के द्वारा बनाए गए हैं? तो ये ध्यान, चंदेल वंश के जो राजा थे उनके द्वारा बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर समूह के लिए अति प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी ईस्वी में चंदेल शासकों के शासनकाल में चंदेल के शासकों के शासनकाल में हुआ था। यहाँ 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख हमें मिलता है, किंतु वर्तमान में 30 मंदिर ही शेष बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? चोल राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ध्यान, इसका आंसर होगा विजयालय। इस चोल राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजयालय के द्वारा की गई थी। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। इसका शासनकाल 850 से 877 ईस्वी तक था। उसने तंजौर पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक युग प्रसिद्ध था। चोल युग है ना, वो प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था ये बताना है। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ध्यान रखना, ये 4 ऑप्शन है, इसमें दिया हुआ अपने को ग्रामीण सभाओं के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। किसके लिए फेमस था? ग्रामीण सभाओं के लिए ये बहुत फेमस था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में
परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण स्वायत्तता। ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशिष्टता थी? ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की स्वायत्तता थी? तो ये ध्यान रखना, चोल के शासनकाल की विशिष्टता थी ग्रामीण स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह राज्य कौन सा है जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था तो ये था चोल राजवंश, जो कि नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासक राज प्रथम अपने समय के महानतम विजेताओं एवं साम्राज्य निर्माताओं में से एक था। उसके साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी तक का संपूर्ण दक्षिण भारत, सिंघल तथा मालदीव का कुछ भाग शामिल था। मालदीव पर विजय प्राप्त कर अपनी नौसेना की सर्वोच्चता अरब सागर में स्थापित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा है? चोल राजाओं की जो प्रतिमा बनी हुई है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा है? तो ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना, इसमें नटराज, शिव की कांस्य की प्रतिमाएं ये बहुत ज़्यादा फेमस है। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु यानी कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज यानी शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्राय चतुर्भुज के आकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कौन सा था? एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता कौन सा राष्ट्रकूट नरेश था, यह हमें बताना। तो ये ध्यान रखना, एलोरा के जो शिव मंदिर किसने बनाए थे? कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाए गए थे। कृष्ण प्रथम के द्वारा ये बनाए गए थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरूल नामक स्थान पर स्थित है, जहाँ 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई हैं। एलोरा की गुफा में 10 चैत्य ग्रह हैं, जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजेंद्र प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताने इसमें से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, उसने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान भेजा था। उसने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान भेजा था, तो ये एकदम सही कथन है। दूसरा है, उसने गंगईकोंड चोलपुरम में से एक नई राजधानी का निर्माण कराया था, ये भी एकदम सही है। उसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था, ये भी एकदम सही है। उसने व्यापारियों के एक दल को चीन भेजा था, इसने नहीं भेजा था। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसमें एकदम सही होगा, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 इसमें एकदम सही है। पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना था। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल माना जाता था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका को भी जीत लिया था तथा वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत यानी गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड की उपाधि भी धारण की थी और गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी इसने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल
पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो ध्यान रखना, इसके आंसर होगा नरसिम्हा प्रथम। नरसिम्हा प्रथम इसके निर्माता थे। पुरी जो कि ओडिशा के अंदर है, पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देववर्मन प्रथम चौड़ गंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तरह से वे 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनमें 7 अश्व की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हुई हैं, मानो कि ये सातों घोड़े रथ को खींच रहे हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेगोडा, ब्लैक पेगोडा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ये कोणार्क के अंदर स्थित है। गोपुरम किस मंदिर स्थापत्य कला शैली की विशिष्टता है? गोपुरम किस मंदिर स्थापत्य कला की विशिष्टता है, यह हमें बताना है। तो ये ध्यान रखना, ये भी द्रविड़ शैली की विशिष्टता है। गोपुरम या गोपुर, जिसे विमानम भी कहते हैं, एक स्मारकीय अट्टालिका होती है। प्राय शिल्प से सज्जित एवं अधिकतर दक्षिण भारत यानी द्रविड़ के मंदिरों के द्वार पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतविलास प्रहसन का लेखक कौन था? मतविलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो ध्यान, इसका लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम था। मतविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन हैं। इनमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों का कटाक्ष किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, यह हमें बताना है। तो ध्यान, ये नवसहसांक चरित है। नवसहसांक चरित किसने लिखी थी? पद्मगुप्त के द्वारा लिखी गई है। पद्मगुप्त ये राजा मुंज का आश्रित कवि था। राजा मुंज का कार्यकाल बात करें तो 974 से 998 तक था। तो उसके ये आश्रित कवि थे जिन्होंने नवसहसांक चरित नामक संस्कृत महाकाव्य की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली क्या कहलाती है? मंदिर स्थापत्य की जो मिश्रित शैली है वो क्या कहलाती है? वो बेसर शैली के नाम से जानी जाती है। नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को वेसर या बेसर शैली की संज्ञा दी गई है। यह विन्यास में द्रविड़ शैली का तथा रूप में नागर जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है, यह हमें बताना है। तो ध्यान, मंदिरों का नगर किसे कहते हैं? एहोल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एहोल को कहा जाता है मंदिरों का नगर। एहोल जो कि कर्नाटक राज्य के अंदर है। कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में एक प्राचीन मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध स्थल है। यह पतदकल के पूर्व में मलयप्रभा नदी के तट पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह भुवनेश्वर के अंदर स्थित है। विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर के अंदर है। लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है जो भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ध्यान, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव ये बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। लक्ष्मण सेन के एक शिलालेख पर 1116 ईस्वी की तिथि है। अतः जयदेव ने इसी समय के आसपास गीत गोविंद की रचना की होगी। इसे गीत काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? कौन सा सूर्य मंदिर है जो गुजरात के पाटन के अंदर स्थित है? तो ध्यान रखना, मोढेरा जो सूर्य मंदिर है यह पाटन गुजरात में स्थित है। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के महसाणा जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा सन 1026 से 1027 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वर्तमान समय में यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और इस मंदिर में पूजा करना निषिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, ये विल्हण जो कि मालती माधव ये सुमेलित नहीं है। बाकी भट्टी रावणवध से संबंधित है, माघ शिशुपाल का है, शिशुपाल वध है, हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र की रचना की थी, विल्हण ने मालती माधव की रचना नहीं की थी, ये असंगत है, असुमेलित है। तो प्रसिद्ध कवि जो विल्हण है वो पश्चिमी चालुक्य शाखा के शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी थे। विल्हण की प्रसिद्ध रचना का नाम विक्रमांक देवचरितम है, विक्रमांक देवचरितम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी? गुप्त काल में नहीं रची गई थी, हमें बताना है। गुप्त काल में नहीं रची गई थी तो ध्यान, विक्रमांक देवचरित है जो कि गुप्त काल में नहीं रची गई थी। बाकी कामंदक, नीतिसार, कामसूत्र और ऋतुसंहार ये सभी गुप्त काल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? आचार्य हेमचंद्र ये परिशिष्ट पर्वन के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव के लेखक कौन है? तो ध्यान, मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। कौन है? भवभूति हैं। कवि भवभूति के द्वारा रचित मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण है जिसमें मालती और माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है यह हमें बताने हैं। तो पहला कथन है, स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, ये एकदम सही है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है, ये भी एकदम सही है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े होते हैं, ये भी एकदम सही कथन है इसका। नेक्स्ट कथन देख लेते हैं, कांची का कैलाश मंदिर ये द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, ये कथन इसके अंदर गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा अपना ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है ना, ये पल्लवकालीन है, पल्लवकालीन और राज सिंह शैली का है। किस शैली का है? राज सिंह शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत का श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? असत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना है। तो पहला कथन है, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, ये एकदम सही बात है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी कथन सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी, ये भी सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये कथन गलत है, केवल उत्तर भारत के अंदर ये प्रचलित नहीं थी, ये इसमें रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। सुमेलित करते हैं, शिक्षण संस्थान और स्थान के बारे में इनको सुमेलित करना है। तो ध्यान, विक्रमशिला है, ये विक्रमशिला है ना, ये भागलपुर बिहार के अंदर ही है। विक्रमशिला भागलपुर बिहार के अंदर है। वल्लभी कहाँ है? ये भावनगर गुजरात के अंदर ही है। तक्षशिला है ना,
ये रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर है। तो अनिलवाड़ ये कहाँ है? पाटन गुजरात के अंदर है। तो अपना ऑप्शन 4 3 2 1 सही होनी चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसके अंदर 3, तीसरा ऑप्शन इसमें एकदम सही है। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो व्यापारियों के संघ को नगरम के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? नगरम के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी की मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? तो 9वीं शताब्दी की मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा कौन था, ये हमें बताना है। तो ध्यान, इसमें सजावटी द्वार होते थे, सजावटी द्वार इसके अंदर हुआ करते थे, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान भी किया था, यह कौन था? दंती दुर्ग कौन था? तो ध्यान, ये राष्ट्रकूट प्रधान था। कौन था? राष्ट्रकूट प्रधान ये था। राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता और महत्ता का सर्वप्रथम संस्थापक दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी महादान नामक एक अनुष्ठान भी इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त इसमें नहीं थी? ये हमें बताना है, कौन सी शर्त इसमें नहीं थी। तो उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। तो उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जा सकता है, ये कथन एकदम सही कह रहा है। उनके पास अपना खुद का घर होना चाहिए, सही है। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन ये इसके अंदर रॉन्ग होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिग्राम्य और नानदेशी मणिग्राम्य और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? ये क्या थे, ये हमें बताना है। तो ध्यान, ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। ये क्या थे? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह हमें बताना है। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह हमें बताना है। तो ध्यान, ये कौन सा कथन सही है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ध्यान, चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के एक केंद्र थे, ये एकदम कथन इसके अंदर सही है। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, ये एकदम सही कथन है। नेक्स्ट, इस प्रकार अपना ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।